स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल से फॉर यू क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी जो साइंस है उसका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे, रासायनिक समीकरण के बारे में समझेंगे। और उससे पहले हम लोग इसको समझने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी ज़रूरी चीज़ों को भी समझेंगे। मतलब रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण कह देने से यह चैप्टर हमारा पूरा नहीं हो जाता। इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, वो सारी चीज़ को हम लोग पहले देखेंगे। मतलब जैसे कि हमारा 9 क्लास हो गया, 9 क्लास ये जो चैप्टर है वो पूरा रिलेटेड है 9 क्लास के चैप्टर से, जो हमारा परमाणु और अणु चैप्टर था। अगर आपने उस चैप्टर को बहुत भली-भांति तरीके से पढ़ा तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, और अगर बढ़िया से नहीं पढ़े थे और पार हो गए हैं तो आप इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से नहीं समझ सकते। तो आज हम लोग वही सबसे पहले अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बात करेंगे। अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बात करने से पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है किसमें होती है, किसमें ये समीकरण बनते हैं। सबसे जो हम लोगों का मूलभूत इकाई होती है ये सब बनाने के लिए, वो लोग कौन होते हैं उस सब के बारे में सबसे पहले जान लेना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ता है तत्वों के बारे में, जिसको हम लोग 9 क्लास में जान चुके हैं। तो तत्व के बारे में अगर हम लोग सबसे पहले परिभाषित इसका करना चाहेंगे तो हम लोग तत्वों को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ये तत्व वैसा शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व वैसा शुद्ध पदार्थ जिन्हें किसी भी विधि द्वारा एक से अधिक गुणों वाले पदार्थों में वियोजित नहीं किया जा सकता। तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसको कोई भी विधि आप अपना लीजिए, उसको दो अलग अलग पदार्थ में वियोजित नहीं कर सकते। आप उसका टुकड़ा कर सकते हैं लेकिन दो अलग अलग गुण वाले पदार्थ में टुकड़ा नहीं कर सकते। कहने का मतलब वही है कि आप उसको टुकड़ा कर सकते हैं लेकिन दो अलग अलग गुण, उसमें दो अलग अलग पदार्थ का गुण नहीं आएगा। उसे ही क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। परिभाषा बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। वैसा शुद्ध पदार्थ जिसको किसी भी विधि द्वारा दो अलग अलग प्रकार के गुणों वाले पदार्थों में वियोजित नहीं किया जा सकता, उसे ही तत्व कहते हैं। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि जितने भी प्रकार के हम लोगों को पदार्थ देखने को मिलती है, दवा दारू हो गया, कपड़ा हो गया, लता हो गया, जितने भी सीमेंट हो गया, या फिर आपको आपने चारों ओर नज़र दौड़ा कर देखने से जो भी चीज़ आपको देखने को मिलती है वो सारी चीज़ों जो है कहीं न कहीं तत्वों से मिल कर के ही बना होता है, परमाणु से मिलकर ही बना होता है। तो इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ता है ये तत्वों को, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा महत्व है। तत्व के बारे में परिभाषा हम लोग समझ लिए कि वैसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसको किसी भी विधि द्वारा दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों में वियोजित नहीं कर सकते, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग तत्व कहते हैं। ठीक है, तत्व समझ में आ गया। और अभी तक जो है तत्व लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से हम लोगों को कुछ याद करना पड़ेगा। जैसे कि आपको हो गया हाइड्रोजन 1 हो गया, हीलियम 2 हो गया, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 हो गया, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10 हो गया, सोडियम हो गया 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, आर्गन सल्फर 16 के बाद क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, वेनेडियम 22, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25। ये सारा बहुत सारा लगभग 118 तत्व है। और इन्हीं 118 तत्वों में से आपको जितनी भी वस्तुएं देखने को मिलती है, हम लोग डेली लाइफ में जिस जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उन सारे चीज़ में यही सारा परमाणु सब मिल करके बना होता है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया तत्व किसको बोलते हैं, और ये सारा चीज़ का हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बोलेंगे कि ये सारा चीज़ कैसे मौजूद होता है। जैसे कि हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, नहीं, हाइड्रोजन गैस होता है जिसमें आप अगर मेला गए होंगे तो मेला में देखे होंगे कोई बैलून में एक गैस भरा जाता है। जैसे ही गैस भरा जाता है छोड़ा जाता है वो हवा में उड़ने लगता है। वो कैसे, वहाँ पर जो है ना वो इसी गैस का यूज किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का। यहाँ पे आपने देख लिया हाइड्रोजन गैस, इसको बहुत सारे ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और फिर हमारा क्या, बहुत सारे ऑक्सीजन, ये हमारा गैस हो गया। देखिए ऑक्सीजन गैस, इसको हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ये ऑक्सीजन गैस अगर ना हो तो हम क्या जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ आप लोग पहले तो याद कर लीजिए अगर आप अच्छे तरीके से क्लास 10th को बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए तत्व का ही एक छोटा रूप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु। तत्व और परमाणु दोनों एक ही है कि नहीं। बूंदिया और लड्डू वो कोई दो अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों ही एक ही चीज़ होते हैं। तो परमाणु किसको बोलते हैं, अगर दोनों एक ही चीज़ होते हैं तो परमाणु किसको बोलते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए तत्व इसको कैसे बोल सकते हैं, देखिए हम लोग
देखिए परमाणु, तत्व का सबसे छोटा कण को क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं, जिसमें तत्व का सारा गुण मौजूद रहता है। ये जो तत्व है हमारा, ये जो तत्व है, इसी का ही सबसे छोटा जो पीस बनेगा, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, तत्व हो गया एक बड़ा स्वरूप, और इसी को ही हम लोग छोटा काट काट के, इसका छोटा सा काटेंगे इतना, इसका छोटा काटेंगे इतना, इसका छोटा काटेंगे इतना, छोटा 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 करके जो सबसे छोटा होगा और उसमें उस तत्व का गुण मौजूद होगा, वैसे सबसे छोटा पीस को, इसी तत्व का सबसे छोटा पीस को ही क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। वही लिखें, तत्व का सबसे छोटा कण जिसमें तत्व का सारा गुण मौजूद होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? उसे ही परमाणु कहते हैं। तो तत्व का सबसे छोटा पीस को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तत्व किसको बोलते हैं आपको समझ में आ गया? ठीक है, तत्व में से आप लोग लगभग हम लोग का अभी तक कितना तत्वों का खोज हो चुका है? 118 तत्वों का खोज हो चुकी है। तत्वों के बारे में हम लोग बाद में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये आपको तत्व समझ में आ गया और परमाणु समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। चलिए, हमारा यौगिक के बारे में। यौगिक हमारा क्या कहता है कि यौगिक भी तत्व की तरह ही होती है, तत्व की तरह ही होता है। देखिए, यौगिक वैसा शुद्ध पदार्थ होता है, वैसा यह एक शुद्ध पदार्थ होता है जो एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात, ये चीज़ आपको याद रखना है बढ़िया से, कौन सा अनुपात? निश्चित अनुपात से मिल करके बना होता है, निश्चित अनुपात के मिलने से बना होता है और बिल्कुल नए गुण रखता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक। वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिल करके बना होता है, उसे ही क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ये जो यौगिक है वो हमारा किससे बना होता है? वो हमारा इन्हीं परमाणुओं से मिल करके बना होता है। ये तो तत्व हैं, ये जो परमाणु हैं, इन्हीं परमाणुओं से मिल करके ही हमारा यौगिक का निर्माण होता है। वो किस प्रकार से होता है? देखिए, आपने बहुत सारा यौगिक को देखे होंगे। जैसे भी हमने तत्व के बारे में बात किया, तत्व के बारे में हमने क्या क्या बात किया? जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया। ऐसे बहुत सारे का मतलब 118 तत्व भरे हुए, और इन्हीं तत्वों से मिल करके क्या होता है? हमारा यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन ऐसे अंदाजे का कि इसे भी उठा करके मिला देंगे, ऐसा नहीं, एक निश्चित अनुपात से होता है ना। कि अगर हम देखिए किस तरह से हम लोग यहीं से किसी वस्तु को अगर उठा के ला देते हैं, इसी का अगर हम लोग कार्बन को उठा के लाते हैं, चलिए यहाँ से इस कार्बन को हम लोग उठा के लाते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या लगते हैं? इस ऑक्सीजन को उठा करके लाते हैं। देखिए, ये हमारा एक क्या बन गया? एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, जो कि ये हमारा एक क्या बन गया? ये कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि यही हम क्या करते हैं ना, इसी जगह से हम ऑक्सीजन को उठा करके लाते हैं, और एक ऑक्सीजन हम यही ऑक्सीजन का हम एक ठो और उठा करके लाते हैं, यही ऑक्सीजन को हम एक और उठा करके लाते हैं। अब मेरा ऑक्सीजन 2 ठो हो गया, तो मेरा क्या बन गया? ये मेरा ऑक्सीजन का क्या बन गया? ऑक्सीजन गैस बन गया। ठीक है, अब इस तरह से यहीं से हम क्या करते हैं? यही सोडियम को उठा करके लाते हैं, सोडियम को उठा करके लाते हैं, यहीं से हम क्लोरीन को उठा करके लाते हैं। देखिए, क्लोरीन को उठा के लाते हैं, तो देखिए हमारा क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड, एक यौगिक बन गया। तो तत्वों से ही यौगिक का निर्माण होता है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में, मतलब एक नियम के साथ में मिलाया जाता है, तभी जा करके यौगिक का निर्माण होता है, नहीं तो यौगिक का निर्माण नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, यौगिक का निर्माण किस में होता है? तत्वों से ही मिल करके होता है। इसीलिए यौगिक को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि वो निश्चित अनुपात में एक नियम के साथ में मिला हुआ रहता है। स्थिर अनुपात का नियम आपने पढ़ा होगा, उसी स्थिर अनुपात का बहुत बढ़िया तरीक़ा से पालन किया जाता है और यौगिक का निर्माण किया जाता है। हमें आपको यहाँ पर बताऊंगा यौगिक का निर्माण किस प्रकार से हो, तो समझ में आ गया। यौगिक के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए, सबसे पहले यौगिक के बारे में मैंने बताया कि वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक से अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में मिल करके बना होता है। अभी मैंने बताया, यही जो तत्व होते हैं, इन्हीं सब से मिल करके क्या बना होता है? एक निश्चित अनुपात में मिल करके बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक। जैसे हम लोग इसको अपना, अगर आप दूसरा उदाहरण से समझना चाहते हैं तो इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा क ख ग घ बहुत सारा होता है, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग, ये सब के बारे में आपने देखा होगा। र हो गया, ध हो गया, ध हो गया,
न हो गया, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, इस घ को उठा करके लाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या इस रॉ को उठा करके लाएंगे, चलो इस रॉ को उठा करके लाएंगे क ख ग घ का घर से, ठीक है। इस रॉ को उठा कर लाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा। एक नियम के साथ, एक क्या बोलते हैं, एक नियम के साथ उठा करके लाएंगे तो, नहीं तो हम क्या करेंगे, इस घर को तो उठा करके लाए और इसके जगह पर, रॉ के जगह पर अगर हम कोई दूसरा चीज़ को ले, ग को उठा के लाएंगे, ग को उठा के लाएंगे तो क्या बन जाएगा, गग, ग घ बन जाएगा। तो क्या यह कोई एक ये नियम के अनुसार या फिर कोई ऐसा उपयुक्त पदार्थ बन रहा है जो हमारे लिए उपयोग हो, लाभदायक हो? नहीं। तो इसी प्रकार से जो हम लोग यौगिक का निर्माण करते हैं वो भी एक निश्चित अनुपात में, तत्वों से ही निश्चित अनुपात में मिला करके बना होता है, ठीक है। तो जो 118 तत्व है उन्हीं 118 तत्व में से सारा यौगिक बना होता है। चीज़ समझ में आ गया? चलिए अब अणु को समझते हैं, ठीक है। अब अणु क्या होता है, इस अणु को भी समझ लेते हैं भाई। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर बताया कि तत्व का, कि ये जो तत्व हमारा है, इसी तत्व का सबसे छोटा पीस को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। उसी प्रकार से ये जो यौगिक जो भी बनेगा हमारा NaCl, Na और Cl का बनने मिलने से NaCl बना, ये एक यौगिक हो गया। इसी का ही कोई ना कोई तो एक छोटा सा रूप होगा, उसी को ही क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। यौगिक कैसे आप लोग डिफिनेशन कर सकते हैं, इसका डिफिनेशन हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि यौगिक का सबसे छोटा कण जिसमें यौगिक का सारा गुण मौजूद हो, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। यौगिक का सबसे छोटा पीस जिसमें यौगिक का सारा गुण मौजूद हो, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। उसी प्रकार से इधर भी हम लोग परिभाषा कर सकते हैं कि क्या बोलेंगे इसको, तत्व का सबसे छोटा पीस जिसमें तत्व का सारा गुण मौजूद हो, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। समझिए, बहुत बढ़िया से समझिए। तत्व किसको बोला जाता है, अणु, परमाणु किसको बोला जाता है, यौगिक किसको कहा जाता है और अणु किसको कहा जाता है। अब अगर डिफरेंस लिखने के लिए कहा जाता है, तत्व किसको बोलते हैं और परमाणु किसको बोलते हैं, यौगिक किसको बोलते हैं, अणु किसको बोलते हैं, तो आप आराम से बता सकिएगा। देखिए, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा यौगिक का निर्माण, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस चैप्टर को अगर आप समझना चाहते हैं बहुत बढ़िया तरीक़ा से, तो इस पे आपको बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। देखिए, यौगिक के निर्माण के लिए आप लोग जो है बेसिक चीज़ 9 क्लास में सीख चुके हैं, बहुत ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर जानना, सबसे पहले तो यही जानना पड़ेगा, जितने भी मैंने तत्व के बारे में बताया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने भी 118 तत्व हैं, उन सब का अपना एक क्रमांक, मैंने जब भी तत्वों को लिखा उसके सामने में हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, इस तरह से उसका क्रमांक भी बोला, क्योंकि वो उसके रोल नंबर है। और आपको जब भी याद करना है कोई भी तत्व को, तो उसकी क्रमांक यानी कि उसका नंबर के साथ में याद कीजिएगा, बहुत काम आएगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं यौगिक का निर्माण किस प्रकार से हो, और यौगिक को निर्माण करने की विधि का हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिर हम लोग चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के पास। तो रासायनिक यौगिक बनाने के लिए मैंने कहा एक निश्चित अनुपात में ये लोग मिले होते हैं, और इस रासायनिक यौगिक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हम लोगों का परमाणु की संरचना जो 9 क्लास में चैप्टर था, उसके बारे में अच्छा से अपने ज्ञान ले लिया होगा, ठीक है। उसमें हम लोगों को स्ट्रक्चर, प्रत्येक परमाणु का स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि कोई भी परमाणु होती है उसको किस प्रकार से वो, उसका परमाणु होता है उसके अंदर में क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इसके बाहर चारों ओर जो है एक वृत्तीय पथ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथों में चक्कर लगाते हैं। और इस पथ का जो नाम होता है, इस पथ का नाम क्या होता है, ये जो पथ है इसका नाम हम कक्षा, इसको कक्षा कहते हैं। और प्रत्येक कक्ष को KLMN के ना इस तरह से दर्शाया जाता है, आपको पता होगा। जैसे कि मैंने एक कोई तत्व को उठा के लेता हूँ, ऑक्सीजन को, ठीक है। इसका परमाणु संख्या कितना होती है, 8 होती है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो बिंदु संरचना अगर बनाया जाए, तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, दूसरा कक्षा में कितना, 2 के बाद कितना बचा, 6, 7, 8, यानी कि 6 बचा हमारा, ठीक है। और प्रत्येक परमाणु अपने जो भी कक्षा की बिंदु संरचना बनाएंगे, उसमें बाहरी जो कक्षा होता है जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसमें अष्टक यानी कि 8 पूरा करने के लिए किसी दूसरे परमाणु के साथ में बंधन बनाते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लोग जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब बिंदु संरचना बनाते हैं, पहली कक्षा में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
दूसरा कक्षा में क्या आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 ही हमारा कक्षा आएगा, 2 ही कक्षा आएगा। देखिए पहला कक्षा में कितना हमारा इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, और दूसरा कक्षा में कितना आया 6 इलेक्ट्रॉन आया। लेकिन क्या इसका अष्टक पूरा है? नहीं, क्योंकि बाहरी कक्षा में इसका 6 ही इलेक्ट्रॉन अभी तक हुआ है, और बाहरी जो कक्षा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आपको पता होगा जो बाहरी कक्षा होता है, जो भी हमारा बाहरी कक्षा होता है, जैसे कि मैं एक दूसरा ले लेता हूँ, क्लोरीन को ले लेता हूँ। चलिए क्लोरीन इसका होता है 17। इसमें क्या, इसको हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बिंदु संरचना के रूप में 2 हो गया, 8 हो गया, 10 और ये 7। जो हमारा बाहरी कक्षा में रहता है वो हमेशा 8 पूरा करने के लिए किसी दूसरे परमाणु से लेन देन करता है। तो इसमें भी क्या 6 है, तो ये किसी दूसरे परमाणु से क्या करेंगे, 2 परमाणु को लेंगे, और लेने की वजह से इसकी जो चिन्ह क्या हो जाएगा, ये ऋणी बन जाएगा और ये -2, यानी कि ऑक्सीजन का ऊपर में क्या आ जाएगा, 2 माइनस लग जाएगा। मतलब ऑक्सीजन जो भी बनेगा हमारा वो -2 आयन लेकर के आएगा, क्योंकि यह अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ज़रूरत पड़ता है। एक और समझते हैं, चलिए जैसे कि क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। बिंदु संरचना अगर बनाएंगे तो क्या, पहली कक्षा में मतलब पहला जो कोष होता है उसमें कितने आएंगे, 2 आएंगे, दूसरा में 8 आएंगे, तीसरा में कितना आएंगे, 7 आएंगे। देखिए क्या इसका बाहरी कक्षा भरा हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि इसको 8 करना है। 8 करने के लिए इसको क्या, 1 इलेक्ट्रॉन का इसको क्या करना पड़ेगा, किसी से लेना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी जा कर के क्या हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो ये क्या हो जाएगा, अब ये मेरा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा 8 के बाद ये भी मेरा 8 हो जाता है। लेकिन कब जब 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने का मतलब क्या हुआ कि अब ये ऋणी बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन का ऋणी बन गया। इसीलिए क्लोरीन को हम लोग क्या लिखते हैं, Cl-1 लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से प्लस वाला सब देखिए हम लोग, जैसे धातु हो गया, कोई भी सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम ये हमारा 11 होता है। इसका बनाएंगे 2 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 1 11। अब देखिए ये क्या हो गया, इसका भी बाहरी कक्षा में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब भी इसका बिंदु संरचना बनेगा, क्या इसका बाहरी कक्षा में 2 रहना चाहिए, नहीं, क्योंकि अष्टक का नियम कहता है कि बाहर में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए। तब ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। तो त्याग अगर कर दिया तो आप किसी को पैसा देते हैं तो क्या धनवान होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे दिया, मतलब ये क्या बन गया, ये धनवान बन गया। तो धन आयन से इसको दिखाते हैं प्लस। तो जो देता है इलेक्ट्रॉन को उसको प्लस से दिखाते हैं, जो लेता है उसको माइनस से दिखाते हैं। ये समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बना के देखते हैं किस प्रकार से यौगिक को बनाया जाता है। देखिए बहुत सारे मतलब 118 तत्वों में से सभी का अपना अपना, जितने भी परमाणु होते हैं सबका अपना अपना एक आयन होता है, अपना अपना जो है, अपने जो भी अष्टक है उसका पूरा करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या फिर कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। उस समय हिसाब से हमने यहाँ पर कुछ प्रमुख तत्व जो हमारा 9 क्लास में दिया हुआ था उन सबको लिखा है। देखिए ये सब कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। जैसे कि हाइड्रोजन +1 क्यों हुआ, क्योंकि ये ज़रूर किया है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है कि नहीं। जैसे कि सोडियम 11 अभी बताया, सोडियम 11 लास्ट में कितना हो रहा था, 1 हो रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको इसलिए +1 बन गया। इसी प्रकार से ये लोग जितने भी माइनस वाले जो ये लोग हैं ना, ये लोग क्या किए हैं, जितना माइनस लगा उतना इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण किए हैं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। और ये कैसे निकला है, तो ये हम लोग निकाले हैं इसका बिंदु संरचना बोले या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोगों को बताया गया था 9 क्लास में, उस तरीके से निकाले। अब हम लोग यौगिक बनाना सीखते हैं। चलिए किस प्रकार से यौगिक को बनाया जाता है। यौगिक बनाना आप सीख चुके हैं, रिवाइज हो जाएगा। देखिए अगर हम लोगों को कोई भी यौगिक बनाने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि क्या हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले आप ही बोलिए, मैग्नीशियम को बनाते चले, MgO को बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए कहा जाएगा, अगर हम लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए कहा जाएगा तो हमें क्या, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके आएंगे मैग्नीशियम को, हम क्या करेंगे यहाँ से लेकर के आएंगे मैग्नीशियम को, ठीक है, और यहाँ से लेकर के आएंगे किसको, ऑक्सीजन को, यहाँ से पकड़ के लाएंगे ऑक्सीजन को। जैसे कि सभी तत्वों में मैंने बताया, यहाँ से लाएंगे ऑक्सीजन को। अब इसका आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ऑक्सीजन हमेशा बोलता है कि हम अपना अष्टक को तभी पूरा करेंगे जब किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे,
और ये बोलता है ना हम किसी का, मेरा अष्टक तभी पूरा होगा जब मैं किसी को एक दूंगा। तो इसका होता है -1, तो -1 ना दिखा करके हम इसको संख्या के रूप में लिखते हैं। चलिए इसको संख्या कर पे, ये 2 हो गया माइनस का और ये प्लस का 1 हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ये आपको पता ही होगा, इस तरह से और इस तरीके से, इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो हमारा ऑक्सीजन है सेम टू सेम अपने जहाँ पर स्थान है इसका वही जगह आ जाएगा, और ये जो हमारा मैग्नीशियम है ये भी अपना जो भी इसका स्थान है सेम टू सेम इसी जगह पर ही आ जाएगा। लेकिन खेल तो यहाँ पर ये लोग का ये आयन सब करते हैं। खेल कौन करता है, ये लोग का ये आयन सब। ये आयन जो है ये कहता है मुझे जो है ये जो आयन है वो अब इसका आयन जो है वो किसका वहाँ चला जाएगा, इसके पैर में चला जाएगा, और इसका जो आयन था वो किसका आयन में, किसका घर में चला जाएगा, ये जो आयन है वो चला जाएगा किसका, इसके घर में चला जाएगा। देखिए अच्छा एक सेकंड भाई, ये जो मेरा यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 2 होता है। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा 2 ही हो जाएगा, ये भी मेरा 2 हो जाएगा। और इस प्रकार से मेरा जो बनता है वो क्या बनता है, Mg2O2। लेकिन हम इसे Mg2O2 ना लिख करके हम लोग सीधा MgO लिख देते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 को बाहर कर सकते हैं और ये Mg और O ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का घर में 2 है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MgO, क्योंकि दोनों का घर में हमारा समान संख्या में तत्व उपस्थित हैं, इसीलिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आप सीख चुके थे, फिर भी मैं एक थोड़ा बार रिवाइज कराना ज़्यादा अच्छा समझा। देखिए एक और हम लोग बनाते हैं, चलिए, जो बहुत ज़्यादा बार चैप्टर में हमारा आने वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए उसको कैसे बनाएंगे, ये कैल्शियम हो गया, ये हमारा कैल्शियम, और ये रहा हमारा हाइड्रोक्साइड। अब देखिए कैल्शियम क्या लेकर के आता है, प्लस का 2, और हाइड्रोक्साइड क्या लेकर के आता है, देखिए माइनस का 1। अब इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, कैल्शियम अपने जगह पर ही रहेगा, हाइड्रोक्साइड ये भी अपने जगह में ही रहेगा। लेकिन इसका जो आयन है ये बोलेगा हमको दूसरों का घर जाना है, इसका जो आयन बोलेगा हमको उसका घर जाना है। लेकिन यहाँ खेला हो जाएगा, अगर मैं 2 को इसके पैर के नीचे रख देता हूँ तो हाइड्रोजन बोलता है मुझे, ये तो सिर्फ मुझे ही मिला है, इसलिए इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा। अतः इसको दोनों को हमको देना है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये दोनों को दिखाने के लिए हम होल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इस होल का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर तब जा कर के इसको रखेंगे। इसका मतलब ये 2 इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, इसी को हम लिखेंगे CaOH का होल 2। CaOH का होल 2। देखिए इस प्रकार से, इसी प्रकार से हमारा जो भी हमारा यौगिक है, यौगिक का निर्माण होता है। आपको याद आ गया होगा क्लास 9। ठीक है, तो जो किस प्रकार से निर्माण होता है ये समझ में आ गया होगा। कहीं पर आपको 2 देखने को, मतलब जब हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का करेंगे ना, तब हम लोगों को कन्फ्यूज रहते हैं कि जैसे कि हमारा यहाँ 2 क्यों लगा, जैसे कि हम लोग NaCl को लिखते हैं NaCl प्लस H2O, कोई भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं इस प्रकार से, तो हमारा दिमाग में आता है कि यहाँ 2 क्यों आया, यहाँ पर 2 क्यों आया, यहाँ 2 क्यों आया। तो यहाँ 2 इसीलिए आया क्योंकि इसका ये जो 2 है वो किसका है, ये जो 2 है वो इसका आयन है, और इसका यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब 1 है जो इसका आयन था, वही हम लोग संरचना बनाए और इसके पास उसी प्रकार से ये मिल करके बना हुआ, तभी जा करके ऐसा हुआ। यही चीज़ मैं आपको जानवाने के लिए ये बोला, ये सब बताना चाहता था। ठीक है, चलिए आपको यौगिक बनाना समझ में आ गया होगा। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारा क्या बन जाता है, देखिए यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट बन जाता है ये 2 नियम को जानना, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब भी कोई हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बनाएंगे उसमें
द्रव्यमान का तो ना तो सृजन होता है और ना ही इसका विनाश होता है, मतलब ना ही हम लोग द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं अपने से, ना ही विनाश। और इसी नियम का पालन करने के लिए हम लोग उसको संतुलित करते हैं, इसी नियम का पालन करने के लिए हम उसको संतुलित करते हैं, ठीक है। और स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब जैसे कि हमको पानी बनाना रहेगा H2O, तो इसका द्रव्यमान का हो सकता है निश्चित अनुपात हो या फिर परमाणुओं का निश्चित अनुपात हो। इसी अनुपात में अगर हम लोग द्रव्यमान के रूप में देखें, द्रव्यमान के रूप में अगर हम लोग देखें तो क्या हाइड्रोजन का क्या होता है, एक हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 8 दूनी 16। इसका अगर रेशियो हम लोग देखेंगे ना तो 1:8। इसी अनुपात में कोई भी द्रव हम लोगों को देखने को मिलेगा जल, वो 1:8 में ही मिल करके बना होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। तो ये 2 नियम का पालन किया जाता है कोई भी यौगिक को बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, रासायनिक समीकरण किसको बोला जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का अगर डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाता है तो हम इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ से बिल्कुल नए पदार्थ का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ से बिल्कुल नए पदार्थ का निर्माण करना ही क्या कहलाता है हम लोगों का, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए, एक बिल्कुल नए किसी पदार्थ से बिल्कुल नया पदार्थ का निर्माण, बिल्कुल नया मतलब वो जैसे कि हम लोग कोई पदार्थ को लिए, इससे कोई दूसरा पदार्थ को बना दिए, तो ये जो पदार्थ होना चाहिए वो इससे इतना बिल्कुल होना चाहिए कि इसका कोई भी गुण इसमें ना मिले। गुण ना मिले मतलब ये इसके बिल्कुल अलग पदार्थ हो और ये भी इससे बिल्कुल अलग पदार्थ हो, उसी के हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं, जैसे कि देखें दूध का हम लोग जमाते हैं तो क्या बन जाता है, वो खट्टा हो जाता है, और खट्टा होने के बाद वो दही बन जाता है, जो इस दूध से बिल्कुल ही एक अलग पदार्थ है कि नहीं। उसी प्रकार से हम लोग क्या लाते हैं, कोई कोयला को लाते हैं और उसमें फूँक करके गर्म करते हैं, हवा देते हैं, तो क्या बन जाता है, आग लग जाता है, और आग लगने के बाद वो कोयला जल कर राख बन जाता है और वो क्या धुआं का निर्माण करता है। तो कोयला से धुआं या राख जो है बिल्कुल अलग पदार्थ है, हवा से धुआं या राख जो है वही भी एक बिल्कुल नया पदार्थ है। तो कोई भी नया पदार्थ का निर्माण, किसी पदार्थ से कोई बिल्कुल नए पदार्थ का अगर निर्माण हो रहा है तो उसी को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और इसी को ही रासायनिक समीकरण के रूप में भी दिखाया जाता है कि जब हम लोग क्या बोलते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के रूप में या संकेत के रूप में दिखाया जाता है तो उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब उसको समीकरण के रूप में दिखा देना, रासायनिक अभिक्रिया को ही सूत्र के रूप में दिखाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि मैंने कोयला का उदाहरण लिया, कोयला और हवा लाएंगे और यहाँ पर अगर आग लगाते हैं तो राख और धुआं बन जाता है, ये हो गया मेरा रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी को अगर समीकरण के रूप में लिख देते हैं हम लोग, कोयला को ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन लिखेंगे क्योंकि कार्बन का ही रूप होता है। हवा का हवा नहीं लिखेंगे, और हवा के बदले हवा को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन O2 बोलते हैं, O2 लिखेंगे। अब राख एक अवशेष होता है और धुआं को धुआं ना लिख करके क्या हम लोग CO2 लिखेंगे, तो क्या हो गया, यही चीज़ हमारा क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण कहलाया। और इसी को रूप जब हम लोग बिना सांकेतिक रूप में भाषा के रूप में दिखाए थे तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो रासायनिक पदार्थ जब किसी पदार्थ से बिल्कुल नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग सूत्र या सांकेतिक रूप में दर्शा देते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आज यहीं इतना ही दूर रखते हैं, कल हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार और रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ और भी ज्ञान, और फिर हम लोग जितनी भी अभिक्रियाएँ होती है रासायनिक अभिक्रियाएँ उसके बारे में भी कल ही हम लोग समझेंगे छोटा सा वीडियो में। ठीक है।